नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। बिन पानी सब सून। जी हां, इस कार्यक्रम के साथ में हम मौजूद हैं क्योंकि पानी के बिना जीवन का एक संकल्प या कहा जाए जीवन का संभावना के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। और दुनिया में कहा जाता है कि जो तीसरा विश्व युद्ध होगा वो पानी को लेकर ही होगा। ऐसे में पानी की जो कीमत है वो अपने आप में कितनी ज़्यादा है या पानी कितना अनमोल है, इसके बारे में कहीं किसी को भी दो राय नहीं। लेकिन न सिर्फ पानी की उपलब्धता बल्कि उसकी गुणवत्ता भी एक बड़ा सवाल बन गया है। हिंदुस्तान जैसे देश में जहां पे इतनी बड़ी आबादी है वहां पर पानी की उपलब्धता हर एक को हो, और ऐसा पानी जो कि साफ पानी हो, जिसकी गुणवत्ता अपने आप में सुनिश्चित की जा सके, ऐसे पानी की उपलब्धता अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और ऐसे में तमाम जो कोशिशें सरकार के माध्यम से की जा रही हैं उसका आखिर क्या असर हो रहा है जमीन पर, और साथ ही साथ समाज के माध्यम से भी जो एक जागरूकता की जरूरत है कि आखिर हम उपलब्ध सीमित संसाधन का जो पानी के तौर पर कुदरत की तौर तरीके से हमको दिया गया उसका हम सदुपयोग कर सकें बल्कि दुरुपयोग करने से बच सकें। तो कुल मिला के पानी के बिना सब कुछ जीवन संभव नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पानी की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए यहाँ से जीवन को और बेहतरी से कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस विषय पे हम बात करेंगे। और कितनी बड़ी है ये समस्या और इस समस्या से लड़ने के लिए कितने कारगर और प्रभावी कदम हम और हमारी सरकारें उठा रही, इस मसले पे हम करेंगे बात। बहुत ही खास मेहमान भी हमारे साथ में जुड़े हैं। हमारे साथ इस वक्त विजय कुमार मिश्रा जी हैं। आप जाने माने कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं और पानी को लेकर भी आपने कई प्रकार से जमीन पे काम किया है। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ एक और मेहमान भी जुड़ेंगे, उनका भी हम आपके साथ परिचय कराएंगे। लेकिन हम इस चर्चा को शुरू करें उससे पहले कुछ तथ्य आपके साथ हम साझा करते हैं कि आखिर पानी जितना हम जिसके बारे में लगातार बात कर रहे हैं, आखिर इतना अनमोल पहले से ही था, लेकिन अब ये अनमोल और ज्यादा क्यों हो गया है? क्योंकि इसकी उपलब्धता और गुणवत्ता पे कई प्रकार के संकट है। किस प्रकार से, हम कुछ तथ्यों को आपको दिखाते हैं, उसके बाद में इस विषय पे बात करेंगे। जो पानी से जुड़ी सच्चाई है वो ये है कि भारत में दुनिया की लगभग 17% आबादी रहती है, लेकिन दुनिया के पानी का सिर्फ 4% शुद्ध पानी हिंदुस्तान में मौजूद है। WHO की एक रिपोर्ट कहती है कि प्रत्येक दिन में प्रत्येक व्यक्ति को लगभग 25 लीटर पानी चाहिए होता है उसकी अपनी जरूरतों के लिए। शहरों की, भारत की बात की जाए तो लगभग 50% पानी की जो घरेलू जरूरत है वो ग्राउंड वाटर से पूरी हो रही है, यानी जमीन से पानी निकाला जा रहा है। जबकि गांव की अगर बात की जाए तो लगभग 85% पानी जो है वो ग्राउंड वाटर के तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत में 2007 से 2017 के बीच में लगभग 61% ग्राउंड वाटर घट गया है, कम हो गया। ये अपने आप में बड़ा चिंता का विषय है। देश में करीब 18% ग्रामीण घरों में है पानी की पाइपलाइन का कनेक्शन, यानी हर घर तक पाइपलाइन के माध्यम से पानी पहुंचाना एक बड़ी चुनौती अभी भी बना हुआ है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में ये संख्या लगभग 18% के आसपास है। ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा भारत में 3000 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी की सालाना जरूरत होती है, जो तमाम प्रकार की जो देश भर की आबादी के लिए जरूरत होती है। और प्रतिवर्ष बारिश के आधार पे 4000 क्यूबिक मीटर पानी आता है, जो कि हमारी जरूरत से कई गुना ज्यादा है, लेकिन हम उसका संरक्षण सही से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान बरसात के पानी का महज लगभग 8% पानी ही एकत्रित कर पाता है और हमारा लगभग 92% बरसात का पानी बह जाता है, जिसे हम स्टोर नहीं कर पाते हैं। वाटर मैनेजमेंट की श्रेणी के लिहाज से बात की जाए तो देश में गुजरात सबसे अव्वल है, यानी कि वाटर के मैनेजमेंट, पानी के संरक्षण और उसके मैनेजमेंट पे सबसे आगे है। तो वहीं आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा जैसे राज्य भी गुजरात के बाद अग्रणी राज्यों में शामिल हैं। तो वहीं कुछ ऐसे राज्य हैं जो इस दिशा में काफी पीछे हैं। और इनमें वाटर मैनेजमेंट के लिहाज से बात की जाए तो इस दिशा में कई ऐसे राज्य हैं जो बेहतर काम कर रहे हैं, तो जबकि कुछ राज्य जैसे इसमें झारखंड है, बिहार है, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य हैं वो वाटर मैनेजमेंट के काम में पीछे नजर आ रहे हैं। उन्होंने उतना बेहतरी से काम नहीं किया है जितना कुछ राज्यों ने किया। भारत में लगभग 70% सतही पानी संक्रमित है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जो 70% पानी है वो संक्रमित है। 2030 तक अगर पानी की आपूर्ति हर एक को करनी है तो लगभग 20 लाख करोड़ रुपए के निवेश की आवश्यकता होगी अगर हर घर तक पानी पहुंचाना है, जो आज की जरूरत एक बड़ा चैलेंज बन गया। 2030 तक 20 लाख करोड़ रुपए के निवेश की जरूरत होगी हर घर तक साफ पानी पीने का पहुंचाने के लिए। पानी की कमी से आर्थिक गतिविधियां भी प्रभावित होती हैं, क्योंकि पानी की कमी से कई प्रकार की समस्याएं होती हैं और जो हमारी आर्थिक गतिविधियों को भी असर डालती है। इजराइल में इस्तेमाल किया हुआ पानी का 100% ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी जहां पानी की कमी है ऐसे भी उदाहरण वहां पे मौजूद है कि कैसे पानी का दोबारा इस्तेमाल किया जाता है, रिसाइकिल किया जाता है, उसे ट्रीट किया जाता है। और इजराइल की अगर बात की जाए तो वहां पर खेती में आधी से ज्यादा जो खेती है वो इस्तेमाल किए हुए पानी के माध्यम से की जाती है, यानी कि जो पानी इस्तेमाल किया उसको ट्रीट किया और ऐसे पानी से आधी से ज्यादा खेती वहां की जाती है। भारत में 21% बीमारियां पानी के जो खराबी है उसकी वजह से होती है, यानी कि पानी की गंदगी की वजह से ये समस्याएं होती हैं। और भारत में महिलाओं के औसतन प्रतिवर्ष 150 मिलियन कार्य दिवस पानी लाने में बर्बाद होते हैं, यानी कि पानी की उपलब्धता कितनी बड़ी एक चुनौती है जो देश की महिलाओं के लिए एक बड़े संकट के तौर पर है। और ग्रामीण अंचलों में यह खास तौर से देखने को मिलता है। हर साल हम इस प्रकार की तस्वीरें देखते हैं
जहां पे महिलाएं बड़ी संख्या में किलोमीटरों दूर जाकर इस प्रकार का काम करती हैं और देश में सिर्फ 9.2% खेती की जमीन पर ड्रिप या स्प्रिंकलर के माध्यम से सिंचाई होती है, जबकि ये संख्या या पोटेंशियल की बात की जाए तो काफी ज्यादा तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी इस दिशा में तेजी से बढ़ा जा रहा है, लेकिन अभी बहुत कुछ आगे बढ़ना बाकी है। पृथ्वी पर करीबन 1 अरब 40 घन लीटर पानी मौजूद है अगर हम पूरे पृथ्वी की बात करें, जिनमें से लगभग 97% से ज्यादा पानी समुद्र में है जो पीने योग्य नहीं, यानी कि वो खारा पानी है जो कि समुद्र का पानी है वो पीने योग्य नहीं है। लगभग 1.5% पानी बर्फ के रूप में जो ध्रुवीय प्रदेश है वहां पर बर्फ के रूप में जमा हुआ जो शुद्ध पीने लायक पानी है। इसके अलावा लगभग 1% पानी नदी, सरोवर, कुओं, झरनों, झीलों में है जो कि पीने लायक है, जो कि हमारे आसपास हमको नजर आता है। यानी कि कितना बड़ा एक समस्या। पीने योग्य 1% पानी का 60% हिस्सा खेती और कारखानों में यानी आर्थिक गतिविधियों में खपत हो जाता है, उसकी एक तरीके से इस्तेमाल हो जाता है। जो इतना कम पानी है उसका भी 60% हिस्सा जो है वो खेती और कल कारखानों में इस्तेमाल होता है। ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती के तौर पे कई ऐसी सच्चाइयां हैं जो हमें बताती हैं कि आखिर हमको कैसे आगे बढ़ना। आरओ के पानी की गुणवत्ता पर भी अब उठने लगे हैं सवाल, जो कि सबसे ज्यादा सुरक्षित पानी माना जाता था पीने के लिहाज से, उस पर सवाल उठने लगे। बीते दिनों सरकार ने 21 शहरों की पानी की गुणवत्ता की रैंकिंग जारी की थी और बताया था किस शहर में साफ पानी ज्यादा है, किसमें अपेक्षाकृत साफ पानी नहीं है। इसकी रैंकिंग केंद्र सरकार के माध्यम से बीते दिनों निकल के आई तो उसमें मुंबई का पानी पीने में सबसे साफ था, जबकि दिल्ली का सबसे खराब पानी पाया गया था। इस 21 शहरों में इस प्रकार की जो पूरी रैंकिंग जारी की गई तो उसमें मुंबई सबसे साफ पानी था, जबकि दिल्ली के पानी की गुणवत्ता को सबसे खराब माना गया था। लेकिन ये महज 21 शहरों तक ही सीमित नहीं, बल्कि पूरे देश नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन भारत जैसे देश में ये चुनौती और ज्यादा इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि हिंदुस्तान की आबादी बहुत ज्यादा है, लगभग 16-17% के आसपास दुनिया भर की आबादी का, और दुनिया भर में उपलब्ध पीने के पानी का महज 4% हिंदुस्तान में मौजूद है। ऐसे में ये एक तरीके से समस्या बढ़ जाती है। और इस विषय पे बात करने के लिए मेरे साथ एक और खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। एवी पांड्या साहब, आप फॉर्मर चेयरमैन हैं सेंट्रल वाटर कमीशन के। सर बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। और विजन कुमार मिश्रा जी हमारे साथ पहले से ही लगातार जुड़े, आप दोनों का स्वागत है। एवी पांड्या जी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा, कितनी बड़ा एक चैलेंज है पीने का शुद्ध पानी हिंदुस्तान जितने एक बड़े देश में, तब जबकि हमारी आबादी इतनी ज्यादा है जो कि दुनिया की लगभग 17% आबादी के बराबर है। पीने के पानी की क्वालिटी के बारे में जो इश्यूज हैं वो काफ़ी गहरे हैं। इसमें एक सबसे बड़ा जो इशू ये है कि हम लोगों ने जो है पानी के बारे में जो हमने एक जिसको कहते हैं कि वापरो और फेंको, यूज़ एंड थ्रो काइंड ऑफ पॉलिसी हमने अपना रखी है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पानी की जो गुणवत्ता है वो आगे जैसे जैसे चलता जाता है वैसे वैसे बिगड़ती रहती है। तो हमें एक तो सबसे बड़ा जो हमारा जो रीयूज़ और रिसाइकल पॉलिसीज़ हैं उसको हमें सेट राइट करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। हमारा जो दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो आगरा और इवन उससे भी आगे तक जो है वो उसका पीने के पानी के उसको अफेक्ट करता है, और उसी तरीके से दिल्ली को जो है जो ऊपर से पोल्यूशन आता है वो दिल्ली को अफेक्ट करता है। बार बार हमें अमोनिया बढ़ जाता है और हमें प्लांट बंद करने पड़ते हैं। तो ये एक होलिस्टिक समस्या है, और ये होलिस्टिक समस्या का सबसे बड़ा निदान और सबसे बड़ा जो ज़रूरत है वो ये है कि जो पानी शहर गांव जो उसको यूज़ करे वो यूज़ करने के बाद उसको एक एश्योर्ड क्वालिटी से उसको वापस सिस्टम में भेजे, जिससे कि ये पानी की जो समस्या है उसका समाधान हो सकता है। जी मिश्रा जी, आपको लगता है कि पानी की मात्रा कम होना एक बड़ा चैलेंज है, या फिर हम जो पानी का बेबाकी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं ये सोचे बगैर कि क्या हम सच में इस्तेमाल कर रहे हैं या उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, ये एक बड़े अपने आप में समस्या है? पानी की जो क्वांटिटी है जी वो उसका इतना प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली पानी के जो क्वालिटी के जो प्रॉब्लम्स है ना वो काफ़ी सीजनल है। हम जब देखते हैं कि मॉनसून में जब काफ़ी पानी रहता है नदियों में और हमारे तालाबों वगैरह में तो क्वालिटी की समस्या उतनी नहीं आती है, पर जो लीन सीजन है उस समय में हमें क्वालिटी की समस्या का काफ़ी सामना करना पड़ता है। और उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि जो लीन फ्लोज हैं उसका जो मैनेजमेंट है वो हम प्रॉपरली कर नहीं पा रहे हैं। खास करके कुछ जो जगह हैं जैसे यमुना हुआ तो उसमें हम जो लीन फ्लोज हैं उसको हम जो है स्टोरेजेस वगैरह से हम उसको ऑगमेंट नहीं कर पा रहे हैं। उसकी वजह से लीन फ्लोज पे जो प्रेशर बढ़ जाता है, जिसमें एग्रीकल्चर भी है, अर्बन यूज़ भी है, रूरल यूज़ भी है,
और इंडस्ट्रियल यूज़ भी है, तो उसकी वजह से जो लीन फ्लोस की जो मात्रा है वो कम हो जाती है और उसमें पानी की क्वालिटी की समस्या ज़्यादा आने लगती है। जी, विजन कुमार मिश्रा जी, आपको लगता है कि जब हम बात करते हैं पानी की उपलब्धता और उसकी गुणवत्ता की, क्या एक बड़ा चैलेंज है? क्योंकि हिंदुस्तान में पानी ही मिलना, साफ पानी मिलना मैसर नहीं है। ऐसे में उसकी क्वालिटी के बारे में चर्चा करना ये तो और ज़्यादा दूर की कौड़ी नज़र आता है। एक कंज्यूमर के नज़रिए से, एक आम आदमी के नज़रिए से किस तरीके से देखते हैं आप इस समस्या को? देखिए, आपने ओपनिंग में इस ढंग से आंकड़ा पेश किए हैं, वो एकदम बिल्कुल एक पारदर्शिता ला दिया है इस हर चर्चा के बारे में। आपने सारी चीज को टच किए हैं और आंकड़ों के साथ, सबूत के साथ आप सामने लाए हैं। उससे क्या शिक्षा मिल रहा है? उससे शिक्षा, ये सबसे बड़ा जो शिक्षा हम देख रहे हैं कि इंडिया में एक बहुत भयंकर अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप एक ऐसा एक उपाय ढूंढ के ला सकते हो जिसमें केवल एम्प्लॉयमेंट नहीं, आप हेल्थ को भी एड्रेस करोगे, लोगों का स्वास्थ्य का रक्षा भी करोगे, और पानी को यदि सही ढंग से मैनेजमेंट करेंगे। और हम आपको जल्दी से एक उदाहरण देना चाहेंगे जी। हमारा पैदाइश जमशेदपुर में हुआ। ये शहर करीब 100 साल से भी ज्यादा पुराने शहर है। जमशेदपुर ने क्या किया, वहां जो फाउंडर थे टाटा स्टील के, उन्होंने पहला काम ये किया कि पानी का वितरण किस ढंग से होनी चाहिए उसका एक मॉडल क्रिएट किया देश में। हम तो आपको यह कहना चाहेंगे कि हर व्यक्ति जो हमारे देश में पानी से जुड़े हुए हैं उनको जाकर उस शहर को विजिट करना चाहिए। हम लोग कभी भी बचपन में ये कभी सोचे नहीं है कि हमको पैकेज पानी पीनी चाहिए या हमको पानी नल से नहीं पीनी चाहिए। धीमे धीमे एक जागरूकता आया कि नहीं, उसको गर्म करके उबाल कर पीनी चाहिए। ऐसा एक भ्रम आया। मेरा यह कहना है कि आज के दिन में यदि आप नल के में पानी पहुंचा रहे हैं, वो पानी आप कम से कम पैसे में पहुंचा सकते हैं, जिससे लोगों को केवल स्वास्थ्य का रक्षा नहीं, आप एक ऐसा मतलब एक माहौल क्रिएट करेंगे कि कई लोगों का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। जैसे हमने क्या देखा कि जितने हम लोग इन्वेस्टमेंट किए हमारे देश में इन स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट, इन वाटर रिसाइकलिंग प्लांट, कई जगह पे हम जब मुआयना किए, हम देखे कि वो नॉन फंक्शनल है। करोड़ों रुपया लग गया है लेकिन नॉन फंक्शनल। तो हम ऑलवेज ये कहना चाह रहे हैं कि एक उत्तरदायित्व होनी चाहिए, लोगों में एक मिशन मोड लाना है। क्या मिशन मोड लाना है? जैसे प्रधानमंत्री कह रहे हैं, अभी हम लोगों के जो लीडरशिप कह रहा है कि पीने का पानी हर घर में होनी चाहिए, जो स्वच्छ हो और BIS स्टैंडर्ड के हो। हर घर जल तक और साफ पानी पहुंचाने का एक बड़ा चैलेंज है। पांडे जी, आपको लगता है कि सबसे बड़ी समस्या क्या यही है कि हम प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं? हमारे पास पानी की कमी शायद उतनी बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन उसको प्रॉपर मैनेज करना एक बड़ा चैलेंज है। शायद उस दिशा में और ज्यादा भागीरथ प्रयास करने पड़ेंगे हमको। जी, ये सही बात है। हमारे पास जो पानी की जो क्वांटिटी है उसमें से करीब 10% पानी ही है जो कि हमें ड्रिंकिंग वाटर वगैरह के काम के लिए हमें चाहिए होता है, और बाकी का करीब 80% पानी जो है वो एक्चुअली एग्रीकल्चर में चाहिए होता है। तो जो पीने के पानी की क्वालिटी की समस्या है, उसमें एक सबसे बड़ा जो ज़रूरत है वो ये है कि हमें पानी की जो क्वालिटी है उसको हम सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ा, जैसे काफ़ी देशों में ये देखा गया है कि पानी को जो म्यूनिसिपल पानी जो मिलता है काफ़ी कॉस्टली होता है जी, पर पानी की जो सीवेज ट्रीटमेंट की जो कॉस्ट है, वो सीवेज ट्रीटमेंट की कॉस्ट जो है वो कंज्यूमर देने को तैयार नहीं है। और उसकी वजह से ये होता है कि जो पानी आप लेते हो तब हमें लगता है कि हम उसके कुछ सब्सिडाइज ही सही कुछ चार्जेस दे रहे हैं, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब पानी हम वापस छोड़ रहे हैं उन पानी को भी हमें जो है उसकी भी कॉस्ट हमें गिननी चाहिए। दूसरा बात कि जो ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, ट्रीटमेंट प्लांट्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों के यहाँ कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने के टाइम काफ़ी सारे सहायता वगैरह मिल जाती है, पर जब उसका जो रनिंग और मेंटेनेंस करने का जब बारी आता है तो उस समय में लोकल बॉडीज की जो फाइनेंशियल हालत है वो इस तरीके की होती है कि वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं और प्लांट जो है वो आमतौर पर बंद हो जाते हैं और फिर बाईपास से डायरेक्टली जो सीवेज, जो अनट्रीटेड सीवेज है वो पूरी की पूरी चली जाती है। तीसरा जो हमारा अर्बन प्लानिंग है, अर्बन प्लानिंग में हम ऐसे ऐसे विस्तार क्रिएट करते हैं जो जिसका कि सीवरेज से कोई कनेक्शन ही ना हो,
काफ़ी सारी जो कॉलोनीज बन जाती हैं, काफ़ी सारी जो अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेशंस हो जाते हैं, उनका जो डिस्चार्ज है वो हम सीधे के सीधा जो है वो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स में, और स्टॉर्म वाटर ड्रेन से वो डायरेक्टली सीधा का सीधा नदी में या उसमें चला जाता है। तो इसकी वजह से जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि ये जो अनट्रीटेड सीवेज है, इसका ना तो कोई देखने वाला है, ना ही उसका कोई कंट्रोल है। तो ये इस तरीके की जो क्वालिटी मैनेजमेंट की समस्याएं हैं, हमारे शहरों की जो कूड़े की और जो सीवेज की जो समस्याएं हैं, वो ये पानी की जो क्वालिटी की जो बाद में जो लीन सीजन में प्रॉब्लम आता है उसके लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार और एक बड़ा कारण, और शायद इस पे बड़ी जागरूकता की भी ज़रूरत है। विजन कुमार मिश्रा जी, एक आम आदमी के नज़रिए से, आम और सरल भाषा में समझना चाहता हूँ आपसे कि वो एक इस बात को कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि वो जो पानी पी रहा है, या जो पानी उसके घर तक आ रहा है, या जो वो पानी खरीद के घर तक ला रहा है, वो उसकी गुणवत्ता कहीं ना कहीं सही है। इसका आम आदमी के नज़रिए से कैसे वो सुनिश्चित कर सकता है? देखिए, हर व्यक्ति ये चाहता है कि जो भी कीमत हम देते हैं, यदि म्यूनिसिपल टैक्स दे रहे हैं या हम कोई भी कर जमा कर रहे हैं सरकार के पास, ये वो उम्मीद रखते हैं कि हमको स्वच्छ पानी मिला। हम आपको जैसे उदाहरण दिए, हमने और एक एक्सपेरिमेंट किए जहां नबार्ड ने हमारे साथ इन्वॉल्व होकर काम किए, जबकि नबार्ड ने ये क्वेश्चन किया कि ये फार्मर्स को कैसे हेल्प करेगा स्वच्छ पीने का पानी दिलाने का। तो हमने बोला कि फार्मर्स का जो प्रोडक्टिविटी लॉस हो रहा है डिजीज के चलते, और वो लोग अपना रियल प्रोडक्टिविटी नहीं दे पा रहे हैं, तो उनको हम लोग यदि स्वच्छ पानी देंगे तो नेचुरली उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ेंगे। तो नबार्ड ने हम लोगों को फाइनेंस किया टू डू अ पायलट में क्या पाया, 60 जगह से जहां से पानी पीते थे लोग, कुआं हुआ, हैंडपंप हुए या तालाब हुआ, सारे पानी सैंपलिंग किया आपने? हाँ, कंटामिनेटेड क्या, सॉल्ट एंड मिनरल्स की नहीं, सॉल्ट एंड मिनरल्स की मात्रा बहुत ही ब्यूटीफुल, एकदम संतुलन, लेकिन बैक्टीरिया, ई कोली वगैरह बैक्टीरिया इन्फेक्टेड था। क्यों? बिकॉज ऑफ पुअर स्वेज ट्रीटमेंट। आप यदि स्वेज का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, सही ढंग से आप उसका निष्कासन नहीं करेंगे, तो नेचुरली वाटर पोल्यूशन होगा ही होगा। तो हम लोग ने फिल्ट्रेशन प्लांट डाले, और आप विश्वास नहीं करेंगे, हर घर 1 साल के बाद 1 साल लगा उनसे पैसे निकालने के लिए कि आप उतना पैसे दीजिए जो खर्चा हो रहा है जी। लेकिन जब उनको फायदा दिखने लगा कि स्वच्छ पानी पीने से उनको क्या फायदे हो रहे हैं, हर व्यक्ति हर घर में ये पानी पीने के लिए अलग से पैसे देकर लेना शुरू किया, और उनके वहां कम्युनिटी फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगना शुरू हो गया। तो एक तरीके से बदलाव आया जब उन्होंने चेंज महसूस किया। पांड्या जी, आपको लगता है कि इस प्रकार के बदलाव की जरूरत इसलिए है क्योंकि हमने आंकड़े में भी दिखाया कि लगभग सरफेस वाटर, अगर इंडिया की बात की जाए तो लगभग 70% कंटेमिनेटेड है, यानी संक्रमित है। ऐसे में इस प्रकार के जो पायलट की बात जो मिश्रा साहब कर रहे हैं, इस प्रकार के पायलट प्रोजेक्ट को और ज्यादा जमीन पर बेहतरी से उतारने की जरूरत, तब शायद हम ज्यादा इसकी गुणवत्ता को बढ़ा पाएंगे। जी, इस तरीके के पायलट प्रोजेक्ट काफ़ी हुए हैं, खास करके जो हमारे जो डिसएडवांटेज एरियाज हैं वहाँ पर हमने जो है जहाँ पर वाटर एटीएम वगैरह बनाए गए हैं, तो ये एक काफ़ी वेलकम किस्म का जो है स्टेप है जी। क्योंकि एक्चुअली हमें जो पानी की क्वालिटी है वो अलग अलग टाइम पे हमें अलग अलग यूज़ के लिए हमें अलग अलग किस्म की चाहिए होती है। जिस लेवल की क्वालिटी हमें पीने में चाहिए, उस लेवल की क्वालिटी अगर हमारी कपड़े धोने के लिए ना हो तो चलेगा। तो जो हेल्थ को असर करता है, जो आपके वेलबीइंग को असर करता है, वो पीने का पानी है जो हम कुकिंग में भी यूज़ करते हैं और पीने के लिए यूज़ करते हैं। उसके लिए जो ये वाटर एटीएम टाइप की जो सुविधाएं हैं, ये काफ़ी मायना रखती हैं, और उससे जो डिसएडवांटेज क्लास है जी, वहाँ पर जो उनका जो हेल्थ पे इम्पैक्ट है वो बड़ा फिनोमिनल है, और उसकी वजह से उनके जो बड़े सारे हिडन खर्चे हैं, बार बार पानी पीने से पेट खराब हो जाना, उसके लिए दवाइयाँ लाना, कोलेरा हो जाना, इस तरीके की जो चीज़ें हैं, उसमें जब उनकी कीमत की सेविंग होती है तो उनको ये पानी जो है वो उनको बहुत फायदा दिलाता है, तरीके से सस्ता ही पड़ता है। विजन मिश्रा जी, आपको लगता है कि एक नई कंट्रोवर्सी की बात लगातार हो रही है और ये पूरा मामला भी अदालत तक पहुंच चुका है, वो ये कि आरओ वाटर का ट्रीटमेंट किया हुआ पानी भी क्या हमारे लिए शुद्ध है या नहीं, क्योंकि उसके अंदर मिनरल्स की कमी को लेकर भी अपने आप एक नई प्रकार की बहस शुरू हो गई है। संक्षेप में, बिना हम उस ब्लेम गेम को करे हुए, अगर हम आम लोगों को बताने की कोशिश करें तो किस तरीके से वो उस पूरी बात को समझ सकते हैं? हम तो ब्लेम गेम में विश्वास ही नहीं रखते। बिल्कुल, हम बिल्कुल ये कि सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें। सॉल्यूशंस की बात, सॉल्यूशन ये है
कि हर पानी को न करने के बाद, अब जांचने के बाद ये पता लग जाता है कि उसमें आरओ का जरूरत है या नहीं है। आरओ जहां जरूरत नहीं है वहां आरओ यूज करना बिल्कुल जरूरी नहीं है और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे वेस्ट होता है, उससे सॉल्ट का संतुलन भी उसका पैमाना क्या है कि आरओ यहाँ इस्तेमाल होना या नहीं, इसका कोई पैमाना? हाँ, इनका मापदंड है। इनफैक्ट द स्टैंडर्ड है BIS के स्टैंडर्ड के मुताबिक। और आपको हम जो अभी उदाहरण भी दिए थे, जो गांव में हम 60 नमूना निकाले, उसमें सारे सॉल्ट एंड मिनरल्स का मात्रा बिल्कुल सही रहा। तो इसलिए आरओ हम लोग नहीं लगाए, हम लोग खाली UV लगाए, सैंड लगाए और कार्बन, खाली उस फिल्ट्रेशन से हमको BIS स्टैंडर्ड मिल गया। और UV से वो बैक्टीरिया किल हो गए और सैंड और कम पैसे में हम लोग उसको चलाने लगे फिल्ट्रेशन प्लांट को। बट होता क्या है कि इस कमी को लेकर कमर्शियल जो लोग प्रॉफिट बनाना चाहते हैं वो लोग एक प्रॉफिट के रूप दे देते हैं और प्रॉफिटेरिंग करने लगते हैं। जैसे आज हमारे देश में दुनिया भर का वाटर फिल्ट्रेशन को लेकर उसको क्या बोलता है, आप लोग जो घर पे लगाते हैं प्लांट्स लगाने लग गए वाटर ट्रीटमेंट का। तो ये इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, इसका कोई नमूना। हम तो इसलिए ऑलवेज ये कहते हैं कि पानी नल में पीने के लिए हमको मिलना चाहिए जैसे हमको बचपन में जमशेदपुर में मिलता था। उस ढंग का यदि टाटा कंपनी कर सके, क्यों नहीं सरकार कर सकती? बिल्कुल, सरकार कर सकती है और उस दिशा में काम भी कर रही है। पांडे जी, आपको लगता है कि बरसात का पानी जो हमारी जरूरत से ज्यादा एक साल में कम से कम आसमान से हमारे पास आता है, लेकिन हम उसको उतना ज्यादा स्टोरेज नहीं कर पाते, क्या ये इस दिशा में और ज्यादा गंभीरता से सोचने की जरूरत है? हमारा जो कैपेसिटी है उसको एनहेंस करने की जरूरत है? जी, कैपेसिटी एनहांस करने की सख्त ज़रूरत है। एक्चुअली हमारा जो वाटर कंजर्वेशन के जो हमारे इलाज है, उसमें हमने जो है वो इलाजों को अभी तक जो है हमने होलिस्टिकली लिया नहीं है। हमारा एक जो शुरू के टाइम में जो हमारा स्टोरेज क्रिएशन का जो पेस था, वो पेस जो है वो 1980-90 के दशक के बाद जो है वो काफ़ी धीमा हो गया है। उसकी वजह से जो लार्ज स्केल पे हमें जो पानी कंजर्व करके रखना चाहिए वो हम नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग जो है जो छोटे इलाज करते हैं वो छोटे इलाज भी अच्छे हैं, पर छोटे इलाज जो हैं वो सप्लीमेंटल तरीके से वो काम में आ सकते हैं। उसका वो एक प्राइमरी जो रिक्वायरमेंट है, जैसे मैंने बताया कि नदियों में अगर आपको लीन सीजन में ज़्यादा पानी चाहिए तो आपको उसके हेड पे स्टोरेज चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो आप लीन सीजन में पानी नदी में रख नहीं पाएंगे, अकॉर्डिंगली फिर आपकी क्वालिटी वगैरह में भी असर आएंगे। तो ये एक सबसे ज़्यादा जरूरी है। दूसरी बात जो ये है कि जो मिश्रा जी ने बताया कि जो आरओ प्लांट का जो इनडिस्क्रिमिनेट यूज है, उसमें हमें थोड़े टेक्नोलॉजिकल चेंज भी लाने की जरूरत है कि जैसे आरओ प्लांट खुद ये सेंस करे, आरओ प्लांट खुद ये सेंस करे कि क्या हमें TDS रिड्यूस करने की जरूरत है कि नहीं है, और अकॉर्डिंगली जो है वो आरओ प्लांट की जो मेम्ब्रेन वाली जो पार्ट है उसको एक्टिवेट करे या ना करे, या खाली जो है वो फिल्टर से ही पानी दे दे। तो इस तरीके का करने से आरओ प्लांट भी काफी एफिशिएंट हो सकते हैं। बिल्कुल, एक तरीके से उस लिहाज से एक यूनिवर्सल पॉलिसी के साथ में हमें उतरना पड़ेगा। वक्त थोड़ा सा कम बच रहा, हम जल्दी से जवाब चाहेंगे। विजॉन जी, आपको लगता है कि इजराइल जैसे देश जो कि हमारे मित्र देश हैं, वहां पे पानी को लेकर बहुत कुछ अभिनव प्रयोग देखने को मिलता है? आपको लगता है उन जैसे मित्र देशों से हम क्या सीख सकते हैं जो हमारी जमीनी जरूरतों के लिहाज से बहुत जरूरी है? देखिए, हम आपको कहेंगे संक्षेप में कि हमारे देश में हमको किसी से शिक्षा नहीं चाहिए। हमारे देश में बहुत सारे शिक्षित लोग हैं और बहुत इनोवेटिव लोग हैं जो बहुत बड़े एक्सपर्ट्स हैं, वर्ल्ड के एक्सपर्ट्स हैं हमारे देश में। केवल उनको उपयोग कीजिए, उनको काम में लगाइए और उनके सहायता लीजिए, और हर एक म्यूनिसिपैलिटी को बाध्य करना चाहिए। इनफैक्ट जो चिट्ठी रामविलास पासवान ने लिखे हैं कि इसको टैप वाटर को अनिवार्य रूप से, एक मैंडेटरी रूप से एक स्टैंडर्ड के मुताबिक लाना चाहिए। इस ढंग के यदि कदम हम लोग लेते हैं और मैंडेटरी करते हैं कि गुणवत्ता में कोई कमी नहीं होगा, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, और हर व्यक्ति को हमारे देश में स्वच्छ पीने का पानी एटलीस्ट दिन भर में मिलनी चाहिए। किस रूप से आप पहुंचाते हैं वो आपको सोचना होगा, और हमको इजराइल को देखना नहीं है, हम इंडिया में ही कर सकते हैं। हमारे इंडिया के पास इंडियन टेक्निक भी बहुत पहले से मौजूद है। एक फाइनल कमेंट पांडे जी, आपको लगता है कि हमारी जो खुद की अपनी क्षमताएं हैं और जो हमारा खुद का अपना ज्ञान है, उसके आधार पे हम इतनी बड़ी चुनौती से कितने समय में पार पा सकते हैं, तब जबकि हर घर तक स्वच्छ जल हम पहुंचा सके, हर एक आदमी तक साफ पानी पहुंचा सके? स्वच्छ जल पहुंचाने का जैसे इन्होंने बताया वो उसमें कहीं कोई हमारे पास जो है हमें क्या टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, क्या अप्रोचेस होने चाहिए, उसके बारे में काफ़ी कुछ पता है। हमने जो है उसको हमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में हम उसको उस तरीके से नहीं ले जा पाए हैं
एक नंबर। और दूसरा ये है कि उसमें जिस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स चाहिए और उसके ऊपर जिस तरीके का फोकस चाहिए जी। वो फोकस अभी तक हम दे नहीं पाए हैं। होपफुली जैसे ये जल शक्ति अभियान वगैरह कर रहे हैं जी। तो उस समय में कहीं इसके ऊपर भी कोई फोकस आएगा कि अगर हम फाइनेंशियली सस्टेनेबल और टेक्नोलॉजिकली सुटेबल इलाज जो है वो हम ला पाएं तो फिर हम जरूर इस समस्या को जल्दी से तय कर पाएं। बिल्कुल, और शायद सरकार उस दिशा में गंभीर है तब जाके इस प्रकार का पूरा एक मंत्रालय बनाया गया। फिलहाल वक्त इतनी इजाजत दे रहा, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों को हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे थे बिन पानी सब सून, क्योंकि न सिर्फ सरकार को अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभानी बल्कि एक समाज के तौर पर हमें भी जागरूक होकर अपने काम को निभाना है, और तब जबकि इस प्रकार के सीमित संसाधनों के साथ में हम खिलवाड़ ना करें, सिर्फ इस्तेमाल करें, जरूरत के हिसाब से बर्बाद ना करें। इस संदेश के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में आज बस इतना ही, लेकिन ईडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।